हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। ये 12th क्लास मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फंडामेंटल्स के बारे में समझना होगा, मैट्रिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाता है, यदि कोई एक रिलेशन दिया रहे तो हमें किस तरीके से करना है, वो चीज़ सब हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर में मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ए से लिखा उसे, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स को एंट्री बोला जाता है। जैसे इसके एलिमेंट हो जाएंगे, एलिमेंट उसके पोजीशन वाइज होंगे। जैसे यहाँ पे रो और कॉलम की बात होगी, तो रो कौन से होते हैं, जैसे इस तरीके से जो यहाँ पे दिखेंगे, मैं लिख ही देता हूँ उसको ए। जैसे अभी मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ये इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। अब इसमें से ये जो होंगे ना, ये फर्स्ट कॉलम होगा। कॉलम का मतलब होता है जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कॉलम कैसा होता है, ऐसा इसी तरीके से होता है। जैसे ये एक बिल्डिंग है तो इसके बीच में ये दो साइड में कॉलम हो गए और इसके ऊपर ये छत बना रहता है ऐसे, तो ये कॉलम होते हैं ना, कॉलम ऐसे होते हैं। इसलिए कॉलम यहाँ से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि कॉलम होता किस तरीके से है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलम और रो में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये हो जाएगा तीसरा कॉलम, ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो इसको हम लोग C1 बोल सकते हैं, इसको C2 बोल सकते हैं, इसको C3 बोल सकते हैं, इसको C4 बोल सकते हैं। मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अब जैसे कॉलम 3 का मतलब है सिर्फ ये C नहीं, C3 का मतलब है कि ये पूरा, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये इसका थर्ड कॉलम हुआ और ये इसका फोर्थ कॉलम हुआ। इस तरीके से रो कैसे होगा, तो रो इधर से काउंटिंग होंगे, इधर से ये R1 होगा, ये R2 होगा। R1 R2 मतलब ये डिफरेंट रो की बात कर रहे हैं हम लोग। और इधर से ये R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स है। इसमें जैसे फर्स्ट रो की बात करें या सेकंड रो की, तो ये इस तरीके से ये इसका सेकंड रो हो जाएगा। अब इसमें ना एलिमेंट किस तरीके से इंटर होते हैं। जैसे एलिमेंट यहाँ पे तो मैंने ए बी सी डी का एग्जांपल ले लिया है, तो सबकी अपनी एक फिक्स वैल्यू भी हो सकती है। डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है कि डिटर्मिनेंट का अपना एक फिक्स वैल्यू होता है, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स का अपना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो मैट्रिक्स का अब ये रो और कॉलम समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये इसके अंदर रो कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दूसरा ले लिया, ए बी सी डी ई एफ। इसमें कितने रो हैं, इसमें तो दो रो दिखाई दे रहे हैं, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। और इसमें कितने हैं, ये कॉलम कितने हैं, C1 C2 और C3। तो दो रो है ना, तो इसका ऑर्डर जो होगा 2:3 हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स B है जिसमें एलिमेंट 1 2 4 9 8 9
5 8 4 3 2 1। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया। तो इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज इसमें 4 है। तो 4:, इसको 4 इंटू नहीं पढ़ते, 4:, या 4/3, इसको 4/3 पढ़ते हैं। जैसे ये था यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे क्या? 2/3। इसको पढ़ेंगे 4/3, इसको ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का ये ऑर्डर के बाद हम लोग एलिमेंट पे आते हैं। अब एलिमेंट का भी अपना एक पोजीशन होगा। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिखा यहाँ पे A B C और D। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है इसके पास और 2 कॉलम है। तो ये हो जाएगा 2:2 या 2/2। अब हम लोग देखते हैं ये एलिमेंट जो है एलिमेंट ए का पोजीशन क्या है? तो एलिमेंट ए, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना A11। इसका मतलब A11 का मतलब हो गया कि ये एलिमेंट A है, या एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बट ये पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से D ले लेता हूँ मैं, D। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया A11 से। और एलिमेंट B की बात करें यहाँ पे, तो B का पोजीशन पहले बताना है। ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो उसका पोजीशन कैसे दिखाएंगे? A22। तो A22 इसका पोजीशन हो गया ये, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको दिखा दिया। इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। अब ये तो 2/2 मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है मैट्रिक्स जैसे A लिखा मैंने, तो ये मैट्रिक्स एक भी एलिमेंट उसके अंदर हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 1:1 होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो हम लोग जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो वहाँ देख ही लेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल कि किस तरीके से उसका। अब हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं जिसमें सभी एलिमेंट का अपना पोजीशन लिखा होगा, उसमें पोजीशन के साथ एलिमेंट को दिखाया गया होगा, और उससे हमारा ये कंफर्म भी हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट का पोजीशन किस तरीके से दिया जाता है। ऐसे क्लियर यहीं पे हो गया होगा, लेकिन एक बार और हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करके देख लेते हैं। और इसमें हम लोगों को ना अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ने हैं, बट एक टाइप का मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा आता है। कौन सा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर फॉर्म में होता है वो मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा A11 A12 A21 A22। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? है तो ये 2/2 का मैट्रिक्स, बट इसका ऑर्डर 2/2 है। जैसे ये वाला एलिमेंट हो गया, तो इसका पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इसका पोजीशन हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका हो गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इस तरीके से और भी मैट्रिक्स हो सकती हैं। जैसे एक बी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऐसा हो गया A11 A12 A13
A21, A22, A23। तो इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2:3। और इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये तो चीज़ दिख ही रहा है, यहाँ पे सभी एलिमेंट का पोजीशन भी दिख रहा है, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग। जैसे ये हो गया A22, तो इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ये। A23, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये। अब इस तरीके से हम लोगों को और भी मैट्रिक्स देख सकते हैं हम लोग। जैसे एक मैं यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स बना देता हूँ, जो हमें मेनली पढ़ना है वही वाला मैट्रिक्स, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलेंगे आगे चल के। 1 3 A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 3/3 मैट्रिक्स, अब जैसे इसका पोजीशन पूछा जाए कि इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन कोई भी इजीली बता सकता है। इसके नंबर को देख करके, इस तरीके से देख करके इजीली बता सकता है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब इस तरीके से ये मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑर्डर को समझा हमने, फिर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बाद हमने एलिमेंट के पोजीशन को जाना कि किस तरीके से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेस पे उसके पोजीशन को किस तरीके से दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ इस पे क्वेश्चन देखेंगे इस पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आई और जे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आई और जे कुछ और नहीं, बस वही रो और कॉलम की बात होती है। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, यही सेम मैट्रिक्स की मैं बात करता हूँ ये। तो इसको हम लोग एक तो इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा इसका क्या तरीका होगा? दूसरा इसका तरीका होगा कि इसमें एलिमेंट आई और जे है। अब ये आई और जे क्या है? ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3:3 कर दिया। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे आई और जे की वैल्यू को मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि 3/3 होगा। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका ये मतलब होगा, जैसे ये आई और जे लिखा हुआ है, तो ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ऐसे बनेगा तो यही। लेकिन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले नंबर में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और जे की वैल्यू भी 1 ले लेंगे, तो 1 1 आ जाएगा। इस तरीके से आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो A12 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 ले लेंगे, तो A13 आ जाएगा। इस तरीके से आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो A21, A22, A23, फिर आ जाएगा यहाँ पे A31, A32, A33। अब ये हो जाएगा यहाँ पे कि हमने इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें आई और जे के बीच में रिलेशन दिया होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है 3/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमें। हुज एलिमेंट आर गिवन ए आई जे मतलब ये आई और जे में एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, तो हम लोग वहाँ से एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3:2 मैट्रिक्स है, तो जैसे मैंने पहले मैट्रिक्स ही मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। A11, A12 और A21 ये सेकेंड रो आ गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। A22 और यहाँ पे सेकेंड कॉलम, इसके अंदर 2 कॉलम है और 3 रो हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। A31, A32 ये इस तरीके से हो गया।
अब इस मैट्रिक्स में हम लोगों को सभी एलिमेंट को लिखना है कि सभी एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें ये जो रिलेशन ऊपर गिवन है इसको यहाँ पे कंसीडर करके ही हमें लिखने हैं। तो 1/2 मॉड i माइनस 3j। मॉड का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा a11 की बात करेंगे तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3:1। कुछ भी नहीं किया मैंने, i और j के जगह पे 1 पुट कर दिया है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 और इधर से क्या निकलेगा 1 माइनस 3, तो ये -2, लेकिन ये मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, 1/2 इंटू 2, ये हो गया 1। तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद है सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट को किस तरीके से, यहाँ पे लिखा है 1 2, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। इस तरीके से ये 1/2 और ये 1 माइनस ये 6 हो जाएगा, तो वो -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -5 बाहर निकलेगा तो वो प्लस में आ जाएगा। तो मैं पहले लिख ही देता हूँ, वो वाला -5 होगा। फिर जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो 1/2 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से 5/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड एलिमेंट भी इसका फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 1 फाइंड आउट करते हैं। तो 1/2 और 2 1 है, 2 1 मतलब i की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये 2 माइनस 3 करना है तो -1 आ जाएगा, बट मॉड है तो ये बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। इसके बाद a2 2, तो 1/2 और मॉड, इसमें i की वैल्यू 2 है और j की भी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमने पुट किया ये 1/2 और 2 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो -4, तो -4 फिर रूट ये मॉड से बाहर निकलेगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 से 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को निकालते हैं a31। कैसे निकालेंगे, 1/2, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 3 माइनस 3 ये तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a31 जो होगा वो 0 हो जाएगा एलिमेंट। इसके बाद हम लोगों को निकालना है a32। इसके लिए लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस यहाँ पे 1/3 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से माइनस ये बाहर निकलेगा तो ये -3 हो जाएगा, तो -3 और मोड से बाहर निकलेगा तो +3, तो वो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो पूरे एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। अब हम लोगों को ये फर्स्ट, ये एलिमेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, अब इसका ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर तो ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था इसका, तो ऑर्डर तो 3/2 का। अब इसके अंदर ना एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। 3:2 6, तो टोटल इसके 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हम लोग इसको लिख देते हैं इस तरीके से, फाइनल लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट एलिमेंट हमारा आया हुआ है इसका 1, सेकेंड एलिमेंट a12 आया हुआ है 5/2, तो ये हो गया 5/2। फिर इसके बाद वाला एलिमेंट a21 कितना आया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे हो गया ये 1/2। फिर a22 कितना आया हुआ है 2 आया है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और ये नीचे
A31 कितना आया हुआ है 0, A32 कितना आया हुआ है 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ये मैट्रिक्स के अंदर चला गया। इसका ऑर्डर हम लोग यहाँ पे 3:3 लिख देंगे, 3:2 लिख देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो हमें कभी रिलेशनशिप गिवन हो तो ईजिली हम लोग मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई और जे में रिलेशन दिया रहेगा तो हम लोग आई और जे की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बिल्कुल ईजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस एक बार कॉन्सेप्ट किसी को समझ आ जाए तो वो ईजिली कर लेगा। तो हम लोगों ने ऑर्डर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या उसकी आइडेंटिटी होती है, कैसे पहचानेंगे उसको। तो सबसे पहले नंबर में हमारे पास है यहाँ पे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में क्या है, इसमें सिर्फ रो होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लिया मैंने 1 2 3, इसमें क्या हो गया, सिर्फ एक रो है। ठीक है, कॉलम है, कॉलम के एक एक एलिमेंट्स है, बट सिर्फ रो हो जाए तो वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैंने मैट्रिक्स बी ले लिया यहाँ पे ए बी 0 कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस तरीके से हो गया। तो रो मैट्रिक्स, ये सब टाइप जो है बिल्कुल इजी होते हैं। इसके बाद हो सकता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ कॉलम प्रेजेंट होंगे। जैसे ये हो गया इधर से 1 2 4, या कुछ भी हो सकता है, उसमें ए बी सी हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी एलिमेंट होंगे वो रो वाइज ही होंगे। सिर्फ उसका रो वाइज का मतलब कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। अब ये कॉलम मैट्रिक्स, जो कॉलम की तरह दिखे वो कॉलम मैट्रिक्स, जो सिर्फ रो की तरह दिखे वो रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये दो टाइप के मैट्रिक्स हो गए। थर्ड टाइप का कौन सा होगा, इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें रेक्टेंगल फॉर्म होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी रेक्टेंगल बन सकता है 1 2 3 4 5 6। बस ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और जैसे इक्वल हो गया तो वो तो नेक्स्ट टाइप का जो मैट्रिक्स है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ये उस टाइप का हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, जैसे A1 नहीं लेते, ABCD, इसका 2:2 हो गया ऑर्डर। इन सब का ऑर्डर भी लिख सकते हैं। जैसे इसका ऑर्डर लिखने के लिए बात आती है तो हम लोग क्या लिखते हैं 1:2, इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम है तो 1:3, ये भी 1:3, और ये 3:1 हो जाता, और ये 4:1 हो जाता। और इसका ऑर्डर 2 रो है और 3 कॉलम है 2:3। और इसका भी हम लोग लिख लेते 3:2 हो जाता। बस हमें कॉलम और रो देखना है। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। इसका अपना डिटरमिनेंट वैल्यू भी होगा, लेकिन बाकी सभी किसी का नहीं होगा। और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसी पे पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग
कोफैक्टर, माइनर, और उसके बाद हम लोग इसका इन्वर्स, एडजॉइंट, ये सब कुछ, ट्रांसपोज, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो मेनली हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही। तो जैसे ये 2x2 का हो गया, इस तरीके से हम लोग 3x3 का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे उसमें हो गया ABCDEFGHI, ये हो गया इसमें 3x3 का या 3x3 का, या इसको 3x3 पढ़ते हैं ना, तो 3x3 का मैट्रिक्स हो गया ये। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखा। अभी हम लोगों ने कितने टाइप के देख लिया, 4 टाइप्स का देख लिया। इसके नेक्स्ट देखते हैं कितने टाइप के और होंगे। इसके बाद होगा हमारा 5th टाइप, कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगोनल्स एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये हो गया √3 0 0 0 √3 0 0 4 5, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ 0 और 5 कुछ भी हो सकता है। बस इसमें डायगोनल एलिमेंट ये जो है ना, ये 0 नहीं होने चाहिए। उस वाले मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो लेफ्ट टू राइट जाता है ना, वो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स इस टाइप का बनेगा। अब ये हमने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा है, मेनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल की बात होगी। बट इसमें जैसे पूछा जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज, ये नंबर जो रो है, रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन दोनों इक्वल हो। तो इस वाले में देखें तो ये आ जाएगा 1 1 A 1 1, और ये होगा A 2 2, यहाँ से 2 सेकेंड कॉलम। तो ये दोनों डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, ये दोनों, ये। अब इसमें थोड़ा सा एक यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि डायगोनल का मतलब होगा कि वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। डायगोनल तो हमारा रेक्टेंगल का भी होता है, लेकिन जिस तरीके से स्क्वायर में होता है, एग्जैक्ट डायगोनल जिस तरीके से है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, स्क्वायर मैंने बनाया तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ डायगोनल होता है। और रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में डायगोनल ऐसे होता है। बट डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ ये दोनों एलिमेंट ही डायगोनल एलिमेंट होंगे। इस तरीके से और भी हम लोग देख सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा यूनिक था। इसके बाद हम लोगों को देखना है नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा होगा। इसके बाद डायगोनल हमने कर लिया, डायगोनल के बाद एक आएगा स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल 0 नहीं होगा, डायगोनल नॉन 0 होगा, बाकी सभी 0 होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने कर लिया। इसके बाद हमारा मैट्रिक्स कौन सा है? 6 टाइप का मैट्रिक्स, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स हो गया A, इसके डायगोनल एलिमेंट जैसे ये √3 हो गया, 0 0 0, ये भी √3 होना चाहिए और ये भी √3 होना चाहिए। जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक और भी चीज़ बता सकते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स था, जब डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्केलर मैट्रिक्स एक और में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ही यूज़ होगा आगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे मैं यहाँ पे A से लिख रहा हूँ, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0
0 1 0 0 0 1, ये हमारा जो हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होंगे, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई लिख करके यहाँ पे जो भी इसका ऑर्डर होगा, जैसे यहाँ पे 3/3 का है तो यहाँ पे I3 भी लिख सकते हैं। अब जैसे अब ऑर्डर ए भी हो सकता है, 2/2 का भी ऑर्डर हो सकता था, जैसे मैट्रिक्स ए ले लिया तो इसका 1 0 0 1, तो ये भी हो सकता है। ये भी 2/2 के फॉर्म में हो सकते थे। स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स में जैसे ये √3 0 0 √3, ये भी हो सकता था। डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता था, 2/2 के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे 2/2 और 3/3 इसकी ही बात करते हैं, इसलिए हम लोग इसी दोनों की ही बात करेंगे। और मैक्सिमम केस में हम लोग ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करते हैं। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारा फिनिश हो गया यहाँ पे। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए, जैसे यहाँ पे दे दिया x या 2x 4 3 और यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ पे इक्वल कर दिया, यहाँ नंबर दे दिया 2 4 3 0। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में देख रहे हैं जो भी उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि पोजीशन जिसका फिक्स होगा सेम होगा, पोजीशन सेम। यहाँ पे इसका पोजीशन और इसका पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे 2x = 2 हो जाएगा, तो x = 1 आ गया, यहाँ से x = आ जाएगा 1। और बाकी सभी एलिमेंट जैसे 4 था तो ये 4 था, ये 3 था तो ये 3 था, ये 0 था तो ये 0 था। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें इक्वल कर पाए हम लोग इजिली, जो भी एलिमेंट्स का है पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, उसी को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक और मैट्रिक्स यहाँ पर रह गया था, कौन सा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसके नाम से ही क्लियर है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो जाए, उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके सभी एलिमेंट 0 हो जाए। हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगेगा, इसमें भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है हमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग का मतलब जिसका पोजीशन इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसमें भी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे x = -1.5, यहाँ से y = हो जाएगा 0, z = हो जाएगा 2, और a = हो जाएगा √6, और b = हो जाएगा 3, और c = हो जाएगा 2। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल इजी होता है। अब हम लोग यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से किया जाता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से किया जाता है, तो देख ही लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ABCD, इसके एलिमेंट्स हैं, और एक मैट्रिक्स हमारे पास B है जिसके एलिमेंट्स हैं X Y Z, और यहाँ पे P कुछ भी ले लेते हैं। अब हमें A + B फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल बस एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पे 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल होगा। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, A + X
बी प्लस वाई, सी प्लस जेड और डी प्लस पी, यहाँ पे निकल गया। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ए इक्वल टू हो जाता ए बी सी डी, ये ले लिया, और दूसरा मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ए बी सी डी पी क्यू, ये मैट्रिक्स ले लिया। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करने जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग तो ये हो जाएंगे, बट इन दोनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कौन होगा। इसलिए जब भी एडिशन करना हो तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन हम लोग नहीं कर सकते। अब एडिशन नहीं कर सकते तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें देख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें भी वही है। जैसे एक मैट्रिक्स है 5 4 3 2, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B 4 3 1 0। A माइनस बी करना हो हमें, A माइनस बी करना हो हमें, तो क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। 5 माइनस 4 कर देंगे, 4 माइनस 3 कर देंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 0 कर देंगे, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये 2 और ये 2। तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसमें भी कंडीशन वही है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बट उस केस में देखते, एडिशन के केस में, तो a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता था। एडिशन के लिए ऑर्डर मायने नहीं रखता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए मायने रखेगा। सिंपल सी बात है। अब a माइनस बी कर रहे हैं और b माइनस ए करेंगे, a माइनस बी यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पे करेंगे b माइनस ए, तो ये इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो लिखते हूँ पहले मैं एक ऐसे ही रैंडम सा एग्जांपल, ए बी सी डी, दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया। इसमें कंडीशंस है कुछ, जैसे इसका जो भी ऑर्डर हो गया, सपोज करते हैं यहाँ तो दिख रहा है कि 2:2 का ऑर्डर है, बट सपोज करते हैं कि ये मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं हमें नहीं पता कि वो कितने हैं। इसका ऑर्डर m/n है, और एक दूसरा मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर हो गया यहाँ पे x y, ये a b डॉट डॉट हो जाएगा, मतलब ये बढ़ते जा रहा है इधर, z p, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी इधर बढ़ते जा रहा है, ये भी इधर बढ़ते जा रहा है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर सपोज कर लेते हैं p इंटू क्यू होगा, इसका n और इसका p, ये दोनों n इक्वल टू p होगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा यहाँ पे A क्रॉस B मैट्रिक्स, मतलब A इंटू बी मैट्रिक्स का, उसका इस ऑर्डर क्या होगा,
उसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जो कॉलम यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो बच गया था और इसका नंबर कॉलम जो बच गया था, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/q। मतलब हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चीज़ समझना है कि उसका ऑर्डर तो बाद में पहले डिसाइड होगा, पहले हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए ये n का p के इक्वल होना ज़रूरी है। ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, बट ये समझना है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और इसके नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया तो फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स ही बनेगा, वो भी उसका क्या ऑर्डर होगा, तो उसका ऑर्डर वही होगा, इसका नंबर ऑफ रोज़ और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, जैसे ए बी कर दिया, अब इस तरीके से b इंटू ए कर देंगे, तो अब हम लोगों को देखना होगा इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू, और इस a का ऑर्डर क्या था, m/n, ये b का ऑर्डर है, यहाँ पे ये b का ऑर्डर है और ये a का ऑर्डर है, तो m/n। अब क्या होना चाहिए, अब ये q और m जो है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के बी ए डिफाइन होगा। b क्रॉस या b इंटू ए ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, अब इस मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या बनेगा, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा ये p और n, pn। तो इसके लिए हमें ये चीज़ देखना था कि ये इक्वल हो जा रहा है, तभी हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर पा रहे हैं। और उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो ये रिमेनिंग इसका हो जाएगा, जैसे इसका नंबर ऑफ रोज़ और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ पे डिफ़ाइन होगा और कहाँ पे डिफ़ाइन नहीं होगा। यहाँ पे हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया यहाँ से, जैसे 1 2 3 4 5 6, 0 भी ले सकते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए थोड़ा सा, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। और एक मैट्रिक्स मैंने B ले लिया, यहाँ पे हो गया 1 0 1 0 1 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2:3 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 3:2। यहाँ पे देख रहे हैं ये 3:3, इसका मतलब इस इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग a क्रॉस b मतलब a मल्टीप्लाई बाई b करते हैं। तो इसमें हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। तो इसका फर्स्ट रो अब देखते जाना है कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका फर्स्ट, इसका ये फर्स्ट, प्लस 2:0 प्लस 1:1, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बाद इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और उसको लिखना कहाँ पे है, यहाँ पे, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा, न्यू वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:2 उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको लेते हैं और इसको 1:0 प्लस 2:1 प्लस 1:2, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका 1 इसका 0, इसका 2 इसका 1, इसका 1 इसका 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, अब यहाँ से R2 लेंगे,
इसका R2 फिर इसका C1, इसका R2 फिर इसका C1, इसका मतलब ये हो जाएगा 3:1 प्लस 4:0 प्लस 0:1। क्या किया मैंने, 3 1 को मल्टीप्लाई करा, 4 0 को मल्टीप्लाई करा और 0 1 को मल्टीप्लाई करा और इनको ऐड कर दिया। इसके बाद सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 3:0 प्लस 4:1 प्लस 0:2 और इसका ऑर्डर क्या होगा 2:2, क्योंकि 2 और 2 यहाँ पे रह गया, 3 3 इक्वल है। अब इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ से ये ख़त्म, 2 1 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें ये 0, ये 2 और 2 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 और ये तो ख़त्म है, तो ये 3 और ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये 4। तो ये मैट्रिक्स आया 2:2 का। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बिल्कुल। अब मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी यही लगेगा, उसमें भी ऐसा ही करना है, लेकिन एक 2:2 का पहले देख लेते हैं। A = हमारे पास है 1 0 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 4 3 2 1 ऐसा है। अब हमें मैट्रिक्स, पहले तो इसका ऑर्डर क्या है 2:2, सेम ऑर्डर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। A क्रॉस B कर दिया यहाँ से। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1:4 प्लस 0:2। फिर इसके बाद हो जाएगा इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1:3 प्लस 0:1। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम लिया, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट ये था 1 था, तो यहाँ पे 1 इंटू ये 3 हो जाएगा और 0:1 हो जाएगा। अब इसके बाद वाले में इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का मतलब ये 2 और इसका 4 प्लस ये 1:2। अब इसके बाद वाले में इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 2:3 प्लस 1:1, और इसका ऑर्डर भी वही हो जाएगा जो उसका ऑर्डर होगा, ये 2:2, तो 2:2 इसका भी ऑर्डर हो गया। अब इसको लिख देते हैं फाइनल। यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और ये 0 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया और यहाँ से ये 3 आ गया और यहाँ से आ जाएगा 8 और ये 2 10 और ये हो जाएगा 3 और 1, ये नहीं 6 और 1 7 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट याद रखना है आरसी। आरसी मतलब पहले रो फिर कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। और ऑर्डर भी इसी तरीके से लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वहाँ से हम लोग उसको भी याद रख सकते हैं। एक 3:3 का देख लेते हैं। तो जब ऑर्डर सेम होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 0 2 1 2 1 3 4 2 1, एक मैट्रिक्स ये हो गया। एक मैट्रिक्स बी हो जाएगा 3 2 1 0 4 3 2 1 2 1। ये हो गया मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स। ये 3, इसका ऑर्डर क्या है 3:3 और इसका भी ऑर्डर है 3:3। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन तो वैलिड होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है।
इक्वल है इसलिए वैलिड होगा। तो A क्रॉस B यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम इस, तो 1:3 प्लस 0:0 और 1 प्लस 1:2। क्या किया मैंने, 1:3, 0:2, 1:2 और इनको ऐड कर दिया। इसके बाद इसका फर्स्ट और इसका सेकंड रो, मतलब फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम। तो यहाँ से हो जाएगा 1:2 प्लस 0:4 प्लस 1:1। फिर इसके बाद वाले में इसका फर्स्ट रो और इसका ये थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 1:1 प्लस 0:3 प्लस 1:1। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद वाला तो इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो इसका सेकेंड रो मतलब 2:3 प्लस 1:4 प्लस 3:1। फिर इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2:2 प्लस 1:4 प्लस 3:1। इसमें हो जाएगा फिर 2:1 प्लस 1:3 प्लस 3:1। ये हो जाएगा। इसके बाद वाले में ये फर्स्ट इसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 4:3 प्लस 2:0 प्लस 1:2। फिर उसके बाद इसका थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 4:2 प्लस 2:4 प्लस 1:1। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन लंबा होता है बट कॉन्सेप्ट जिसको समझ आएगा वो इजीली कर पाएगा। ये अब मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो से, तो ये हो जाएगा 4:1 प्लस 2:3 प्लस 1:1 और इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3:3। इसमें ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल बनेगा। इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 3 और ये 2 मिलके हो जाएगा 5। ये वाला 0 ये हो गया, ये 1 ये 2, यहाँ 3 हो गया। फिर ये तो 0 हो गया, ये 1 और ये 1 2 हो गया। फिर उसके बाद ये 6 4 10 और ये 3 13। ये कितना हो जाएगा 4 8 और 3 11। ये हो जाएगा 2 3 और 3, तो 3 3 6 और 2 8। ये हो जाएगा 12 0 और 2, ये 14। और ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ से 8 और 1 8 8 16 और 1 17। ये कितना हो जाएगा 4 6 और 1, 4 6 10 और 1 11। तो ये मैट्रिक्स बन के हमारा आ गया 3x3 का। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3/3 का भी हमने देख लिया। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें करने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जिसको समझ आ जाता है फिर उसके लिए तो ईजी होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो, और मतलब इसका एक रो लेना है और इसके तीनों कॉलम से। अब 3 कॉलम है तो 3 और भी होते तो और से करते। और इसका फिर सेकंड लेना है, तीनों के साथ करना है, फिर थर्ड लेना है और तीनों के साथ करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर हमें तो दिख रहा है इसका 3:4 हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 3:4 12। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है उसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ
क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। तो पॉसिबिलिटी बताना है हमें कि क्या क्या इसके ऑर्डर हो सकते हैं। तो 24 को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो दूसरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाता। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, 24:1 हो जाए और 1:24 हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद क्या हो सकता है, 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बाद 8:3, 3:8। अब तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बन गए, यहाँ से 2 4 4, यहाँ पे 8 मैट्रिक्स हो गए। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस तरीके के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन था तो पॉसिबिलिटी पूछा था। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे इसका ऑर्डर पूछा था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सब। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें रिलेशन गिवन रहेगा कि i और j में रिलेशन गिवन है। इसके बाद हम लोग इसका मैट्रिक्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m = n होना चाहिए, तभी जाकर के वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो उसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।